हेलो, नमस्कार। बीएन हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखित जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यद्यपि गोविंद इस तरह आंखें बंद किए सोच तो रहा था, लेकिन उसे मन ही मन डर था कि मिस्त्री और दरबान उसे देखकर कुछ समझ न जाएं। सबसे बड़ा डर लाला रूपाराम का था। अभी रुई भरी शक्ल, पारों वाली सिलाई की, मैली सी पूरी बाहों की मिर्जई पहने और उस पर मैली चीकट इगो पुरानी अंडी लपेटे धीरे धीरे हाँफते हुए बेंट टेकते बड़े कष्ट से सीढ़ियाँ उतर कर वे आएंगे। अचानक बेत की खटखट से चौंक कर उसने जो आंखों के आगे से हाथ हटाए तो देखा सच ही लाला रूपाराम चले आ रहे हैं। अरे कमबख्त, याद करते ही आ पहुंचा। बैठे हुए देख तो नहीं लिया। उसने झट पत्रिका को घुटने के नीचे और भी सरका लिया और सामने फैले पुर्जों पर आंखें टिकाकर व्यस्त हो उठा। मिस्त्री और चौकीदार की खुशर खुशर बंद हो गई। गली सी पार करके लाला रूपाराम ने प्रवेश किया। मोटे मोटे शीशे के पीछे से उनकी आंखें बड़ी होकर भयंकर दिखती थीं। आंखों और पलकों का रंग मिलकर ऐसा दिखाई देता था जैसे पीछे मोरपंख के चंदावे लगे ही हों। सिर पर रुई भरा कंटोपा था। उसके कानों को ढकने वाले मोटर के मडगार्ड जैसे कोने अब ऊपर मुड़े थे और पौराणिक राक्षसों के सींगों का दृश्य उपस्थित कर रहे थे। चेहरा उनका झुर्रियों से भरा था और चश्मे का फ्रेम नाक के ऊपर से टूट गया था। उससे उन्होंने डोरा लपेटकर मजबूत कर लिया था। दांत उनके नकली थे और शायद ढीले भी थे, क्योंकि उन्हें वे हमेशा इस तरह मुंह चला चला कर पीछे सरकाए रखते थे जैसे च्युइंगम चबा रहे हों। गोविंद को उनके इस मुंह चलाने और मुंह से निकलती तरह तरह की आवाज़ों से बड़ी उबकाई सी आती थी, और जब वे उससे बात करते तो प्रयत्न करके अपना ध्यान उस ओर से हटाए रखता। लाला रूपाराम की गर्दन हमेशा इस तरह हिलती रहती जैसे खिलौने वाले बुड्ढे की गर्दन का स्प्रिंग ढीला हो गया हो। घुटने तक की मैली कुचेली धोती और मिलिट्री के कावड़िया बाजार से खरीद कर लाए गए मोजों पर बांधने की पट्टियां, जो शायद उन्हें गठिया के दर्द से भी बचाती थीं, बिना फीते के खीसे निपोरते फटे पुराने बूट उन्हें देखकर हमेशा गोविंद को लगता कि इस आदमी का अंत समय निकट आ गया है। जब लाला रूपाराम पास आ गए तो उनके सम्मान में चेहरे पर चिकनाई वाली मुस्कान लाकर उनकी ओर देखते हुए स्वागत किया। ईंटों के चबूतरे पर लगभग 200 स्याही के दाग और छेद वाली दरी पर रामस्वरूप के उससे सटकर खड़े होने से एक मोटी सी सिकुड़न पड़ गई थी। उसे हाथ से ठीक करके उसने कहा, लाला जी यहाँ बैठिए। लाला जी ने हाँफते हुए बिना बोले ही इशारा कर दिया कि नहीं, वे ठीक हैं, और वे टीन की कुर्सी पर ही उनकी उसकी ओर मुंह करके बैठ गए और हाँफते रहे। असल में उन्हें सांस की बीमारी थी और वे हमेशा प्यासे कुत्ते की तरह हाँफते रहते थे। उनके वहाँ आ बैठने से एक बार तो गोविंद कांप उठा। कहीं कमबख्त को पता तो नहीं चल गया, कुछ पूछने ताछने न आया हो। हालांकि लाला रूपाराम इस समय खा पी कर एक बार चक्कर जरूर लगाते थे, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि हो न हो बुढ़ा ताड़ गया हो। उसका दिल धड़क चला। रूपाराम,
अभी हाँफ रहे थे। गोविंद सिर झुकाए ही हिसाब किताब जोड़ता रहा। आखिर स्थिति संभालने की दृष्टि से उसने कहा, लाला जी, आज मेरा नाम आ गया कॉलेज में। अच्छा, लालाजी ने खांसी के बीच में ही कहा। वाह! एक हाथ से डंडे की धरती पर टेके थे, दूसरे हाथ में कलाई तक गोमुखी बंधी थी, जिसके भीतर उंगलियां चलाकर वह माला घुमा रहे थे, और उनका वह हाथ टोटा सा लग रहा था। वातावरण का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था कि एक घटना हो गई। उन्हें सांस इकट्ठी करके कुछ बोलने को मुंह खोला ही था कि भीतर आंगन का टट्टा लोहे का जाल भयंकर रूप से झंझना उठा, जैसे कोई बहुत ही भारी चीज ऊपर से फेंक दी गई हो। और फिर जोर से बजती हुई खनखनाती कलछी जैसी चीज नीचे आ गिरी। उसके पीछे चिमटा सड़ासी, और फिर तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाल्टी, कढ़ाई, तवा इत्यादि निकालकर टट्टर पर फेंक रहा हो, और पानी और छोटी-मोटी चीजें नीचे गिर रही थीं। उसके साथ कुछ कोलाहल और कोहराम भीतर सुनाई दिया, जैसे आग लग गई हो। गोविंद झटक कर सीधा हो गया। कहीं सचमुच आग वाग तो नहीं लग गई? उसने प्रश्नसूचक दृष्टि से चौंक कर लाला की तरफ देखा और आश्चर्य से अवाक रह गया। लाला परेशान जरूर दिखाई देता था, लेकिन कोई भयंकर घटना हो गई और उसे दौड़कर जाना चाहिए, ऐसी कोई बात उसके चेहरे पर नहीं थी। मिस्त्री और चौकीदार दोनों बड़े दबे व्यंग से एक दूसरे की ओर देखते, मुस्कुराते लाला की निगाहें फेंक रहे थे। किसी को भी कोई खास चिंता नहीं थी। अगला भाग जल्द ही लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।